हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 में पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, इस पाठ का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई का साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। धनराज पिल्लई ने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। आइए देखते हैं धनराज पिल्लई आगे क्या बताते हैं। विनीता, आप इतनी तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। अब विनीता उनसे कहती है कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज कहते हैं कि इसका संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अब जब विनीता पांडे उनसे पूछते हैं कि कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसका संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा था और मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। लेकिन वो बताते हैं कि मेरे मन में जो आता है मैं सीधे सीधे कह डालता हूँ और इस बात के लिए मुझे बाद में पछताना भी पड़ता है। वो कहते हैं कि मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। उन्हें ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा था, जिससे वो चिड़चिड़े हो गए हैं। साथ ही साथ वे बहुत भावुक इंसान भी है और वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। वो अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करते हैं और मुझे अपनी गलतियों के लिए, यानी वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? तो धनराज कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। अब यहाँ पर विनीता उनसे पूछते हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो धनराज बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा उन्हें उनकी माँ से मिली और उन्होंने ही हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की और वे उनके बहुत नज़दीक हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहे भारत में ही रहूं या विदेश में, लेकिन रात को सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है और वो कहते हैं कि उनकी जो बड़ी भाभी कविता, वो भी उनके लिए माँ की तरह ही है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? धनराज कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास पर तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने
1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और काल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। अब यहाँ पर विनीता पांडे उनसे पूछती है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली। तो वो बोलते हैं कि कृत्रिम घास पर वो बोलते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए वो नई दिल्ली आए। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। अब यहाँ पर विनीता उनसे पूछते हैं कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। तो वो पूछते हैं कि आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो धनराज कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी जो उनको उनके पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। वो बोलते हैं कि तब भी मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की उनकी हैसियत नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। अब वो बताते हैं कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर उनकी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन उन्हें यह महसूस हुआ कि वह एक मशहूर चेहरा बन चुका है और उन्हें लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से अब बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। वो बोलते हैं कि तब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कर भी क्या सकता था? जो कुछ थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और माँ के लिए हर महीने पुणे से पैसा भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि आज उनके पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे उन्होंने 2000 में ख़रीदा था, मगर वो बोलते कि वो किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? विनीता कहते हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, यानी हॉकी को आपने इतना कुछ दिया,
इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज कहते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। वो कहते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले इतना कुछ नहीं मिलता था। वो कहते हैं कि उनकी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में जो आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। वो कहते हैं कि विदेश में जाकर खेलने से उन्हें जो भी कमाई हुई उससे उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। वो घर छोटा ज़रूर है लेकिन हम सबके लिए वो काफ़ी था। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें एक फ्लैट दिया और वो ऐसा घर है जिसे खरीदने की उनकी कभी हैसियत भी नहीं थी। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? विनीता कहती है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो धनराज कहते हैं बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। धनराज कहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। वो कहते हैं कि हॉकी ही है जिसके चलते उन्हें हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।